गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम आपके सामने फिर एक नई थीम ऐसे की हमारी लेकर आए हैं। आज की हमारी थीम होने वाली है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। और इस पे हम जिस टॉपिक पे आज ऐसे को डिस्कस करेंगे वो है इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी फॉरगेट्स इट्स सर्वाइवल। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवता अपना अस्तित्व भूल जाती है। तो ये ऐसे हमसे डिमांड क्या कर रहा है, ऐसे की डिमांड क्या है। किस फॉर्मुलेशन पे हम ऐसे लिखेंगे। तो इसमें हमें जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, यानी एंड इकोनॉमिक, जो करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा अभी का आर्थिक विकास है, वो कैसे हमारे इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचा रहा है, इस पे हमें डिस्कस करना है। और ये ओवर द टाइम, मतलब अलग अलग समय पर ये किस तरीके से इन्वायरमेंट को डिग्रेडेट हमने किया है। तो इसमें हम कैसे इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, नेचुरल सोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना, या ओवर यूज करना। और क्या आ सकता है, प्रजातियों का एक्सटिंक्ट होना, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। ये जो ब्रॉडर ब्रॉडर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, उनके जो डिफरेंट फिनोमिनाज हैं, कैसे कैसे हो रहा है, उसको करना। प्लस फिर कैसे इनकम्पैटिबिलिटी है, इनकम्पैटिबिलिटी है यानी कि एक तरफ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपने एनवायरनमेंट को खराब करते जा रहे हैं। इसको कैसे, ये कैसे हो रहा है, इसको डिस्कस करना। ये हमारे ऐसे की बेसिक डिमांड है। इसके ऊपर हमें ऐसे लिखना है। प्लस और क्या हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा है, यानी करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर इसकी हमें ज़रूरत क्यों है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें नीड क्यों है। तो ये बेसिक डिमांड है हमारे ऐसे की। अब हम बेसिक अप्रोच जान लेते हैं, कैसे में हम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करेंगे किसी कोट से, देन उस कोट को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कोट किस संदर्भ में कहा गया है। फिर किसी रिपोर्ट या डेटा से हम
उस कोट को वेरीफाई करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हमें अपने इंट्रोडक्शन में लिखनी है। पहले कोड डालना है, उस कोड को आपको एक्सप्लेन करना है कि उसका संदर्भ क्या है, और किसी रिपोर्ट या डेटा की मदद से देन उस कोड को हमें वेरीफाई करना है। ये हमारा इंट्रोडक्शन रहेगा। बॉडी, बॉडी में क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? सब टॉपिक 1, बॉडी का जो सब टॉपिक होगा, तो पहला सब टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो इन्वायरमेंट है और इकोलॉजी हमारी, मतलब जो हमारा जलवायु है, और इसकी महत्वता क्या है। तो इम्पोर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे, क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ, ठीक, उसके डिफरेंट डिफरेंट आप आगे देखेंगे हम। ठीक है, किस, जैसे इकोनॉमिक फील्ड में क्यों इम्पोर्टेंट है, सोशल फील्ड में क्यों इम्पोर्टेंट, कल्चरली उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो सब टॉपिक 1 में हम ये जानेंगे। सब टॉपिक 2, अब ये सब टॉपिक 2 में हमको क्या चाहिए कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर इसकी इग्नोरेंस क्यों है, क्यों हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, जलवायु को, अपने इन्वायरमेंट को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, हम क्यों ख़राब कर रहे हैं। तो उसके रीजंस क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस के बारे में लिखेंगे, फिर किस वजह से हम उसको इग्नोर कर रहे हैं इसके बारे में लिखेंगे। सब टॉपिक 3, थर्ड सब टॉपिक में हम क्या लिखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब इसके परिणाम क्या क्या आगे आ सकते हैं। इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, अलग अलग लेवल पे, कि इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, किसी सोसाइटी पे इसके क्या क्या, समाज पे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, नेशनल लेवल पे इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, इंटरनेशनली क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में लिखेंगे। और सब टॉपिक 4, बॉडी का सब टॉपिक जो हमारा 4 रहेगा, सब टॉपिक 4, इसमें हम वे फॉरवर्ड के क्या किया जा सकता है इसको ठीक करने के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। हम्म, वो भी डिफरेंट लेवल पे क्या क्या किया जा सकता है, हम वे फॉरवर्ड को करेंगे डिस्कस। देन कंक्लूजन, कंक्लूजन में हम बताएंगे कि जो हमारा करेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारा अभी का आर्थिक विकास है, जिस तरीके से हम विकास कर रहे हैं, वो कैसे इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहा है। इसको हम समराइज करेंगे, जो जो हमने पॉइंट्स में अभी पहले लिखा होगा। देन लिखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें क्यों ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जब जब आप इसको समराइज कर देंगे, देन आप लिखेंगे दैट्स व्हाई वी नीड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर जब हम इसको लिख देंगे तो हम एंड करेंगे पॉजिटिव नोट पे कि देयर इज अ होप फॉर ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है, और लास्ट में हम इसको एंड करेंगे एक कोट के साथ। हम्म, जैसे कोट क्या रहेगा, या किस तरीके से हो सकता है कि जब हमने पूरा लिख लिया, सबको बता दिया, तो लाइक, एज
पर महात्मा गांधी, पर महात्मा गांधी दी वर्ल्ड एज द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर everyone need not everyone greed। के गांधी जी ने कहा कि जो अर्थ है हमारा, जो वर्ल्ड है, इसके पास सबकी आवश्यकताओं के लिए तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन किसी की भी लालच को पूरा करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है। तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो करेंटली रादर देन नीड ग्रीड पे बेस्ड है। तो इस तरीके से हम कंक्लूड करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आप इसके अंदर के पॉइंट्स क्या क्या लिखेंगे। जैसे इंट्रोडक्शन में आप कोट्स यूज करेंगे, वाई पॉल्यूटिंग ओशियंस नॉट मिटिगेटिंग CO2 इमिशंस, वी आर किलिंग आवर प्लैनेट, लेट्स फेस इट, देयर इज नो प्लैनेट बी। ये इनम्यूल मैक्रोन का कोट है। इसमें वो कह रहा है कि जैसे हम अपने सागरों को पॉल्यूट कर रहे हैं और जो हमारे ग्रीन हाउस गैस के इमिशंस हैं, CO2 के जो इमिशंस हैं, हम उनको रोक नहीं रहे हैं, हम धीरे धीरे अपनी पृथ्वी को मार रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज डिनाइल में रहना कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कोई प्लैनेट भी नहीं है। एक तो ये इस कोट से कर सकते हैं आप, या फिर इट इज़ नॉट क्लाइमेट चेंज, कि हमें क्लाइमेट चेंज को नहीं हमको टैकल करना है, दैट नीड टू बी टैकल क्लाइमेट, बट द पॉलिटिकल पावर एंड द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। क्लाइमेट चेंज अपने आप ठीक हो जाएगा, बट जो हमारी पॉलिटिकल पावर्स है वो क्लाइमेट चेंज डिनाइल में रहना बंद कर दें, और जो हमारे फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री है, जो हमारे ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल डीजल्स, इनकी जो इंडस्ट्री है, अगर इसको हम रेगुलेट कर लेते हैं अच्छे से, तो क्लाइमेट चेंज को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें देन किसी भी इस एक कोट को लेके आप एक्सप्लेन करेंगे फिर कि कोट कहना क्या चाह रहा है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक तो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज डिनाइल है, यानी लोग मान ही नहीं रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी इग्नोरेंस है। इस पे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में वेरीफाई करेंगे किसी एक रिपोर्ट या डेटा के बेसिस पे। तो कुछ रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स जिनका आप एग्जाम्पल देंगे। जैसे IUCN के एक रिपोर्ट में कहा गया, IUCN कि वर्ल्ड विल विटनेस 20% लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। 20% बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, यानी इतनी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इतनी प्रजातियां, 20% प्रजातियां खत्म हो जाएंगी बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी, यानी 21वीं सदी के अंत तक 20% प्रजातियां को हम खत्म कर चुके होंगे। एंड एक क्या हो गया, दूसरा UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू UNEP कि अगर हम अपना इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं, इन्वायरमेंट अगर हेल्दी होता है, तो जो जितने भी हमारे 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, ठीक है, सतत विकास के जो हमारे 17 गोल्स हैं,
वो सबको पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा, यानी 17 के 17 में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे अगर सिर्फ हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखते हैं। तो इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम जो अपने कोट्स हैं उनको हमने वेरीफाई करना है कि हेल्दी इन्वायरमेंट के फ़ायदे क्या हैं, और एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं हुआ तो उसका कितना बड़ा नुकसान है। तो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया। फर्दर हम मूव करते हैं बॉडी के ऊपर। आगे हम बॉडी, तो सबसे पहला हमारा सब टॉपिक रहेगा कि आप बॉडी में यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो कि पहला एक जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है अभी का, यहाँ पे भी कर सकते हो, वर्सेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास क्या होता है कि आज की ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन जो कल की पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन जो है, उनकी ज़रूरतों को बिना इफेक्ट किए, यानी उनके पास भी उतने रिसोर्सेस रहें कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरे कर सकें। उनके किसी भी प्रकार से फ्यूचर जनरेशन को हमारे आज के विकास से उनको अफेक्ट ना करना सतत विकास होता है। तो हमारी आज की भी सारी ज़रूरतें पूरी हो, इस तरीके से विकास करना, और कल की जनरेशन को भी अपनी ज़रूरतें पूरे करने में दिक्कत ना है। बट हमारा अभी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके बेसिस पे है? कंज्यूमरिज्म के बेसिस पे। कंज्यूमरिज्म क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे, जितना ज़्यादा चीज़ें आपके पास होंगी, आप उतने ही हैप्पी होगे। मोर कंजम्पशन को इक्वलाइज कर दिया हमने मोर हैप्पीनेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा आर्थिक विकास जो है वो प्रिडिक्टरी नेचर का हो जाता है। प्रिडिक्टरी नेचर क्या होता है कि जो नेचर पैरासाइटिक नेचर होता है ना, कि मतलब किसी भी तरीके से ना ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर लेना, अपने पास चीज़ों को बढ़ाते जाना, तो ये नेचर बन जाता है हमारे अभी के आर्थिक विकास का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम सब टॉपिक 1 में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। सब टॉपिक 2, अब अगले पैरा में हम डिस्कस करेंगे, पैरा या दो पैरा में हम इसको डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस। ठीक है, कि एनवायरनमेंट फाइनली हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इट्स अ प्री रिक्वेस्ट फॉर लाइफ, कि अगर इन्वायरमेंट ही हम खराब कर लेंगे तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसका बेसिक ही ये है, प्री रिक्वेस्ट ऑफ लाइफ, कि ये होगा तभी आगे ह्यूमैनिटी होगी, मानवता होगी, आगे जीवन होगा। तो पहली चीज इट इज प्री रिक्वेस्ट ऑफ लाइफ। सेकंड, अब देखेंगे हम इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, आर्थिकी में इसका क्या क्या रोल है। तो क्या क्या हमें मिलता है इकोलॉजी से, रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। कई सारी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली ही इन्वायरमेंट पे बेसिस है, जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो आप इस तरीके से डिफरेंट इकोनॉमिक पे इन्वायरमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सोशल प्रैक्टिस, सोशली सामाजिक पे क्या क्या इसका प्रभाव है। तो आप देखेंगे जो भी हमारे तीज त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं,
वो नेचर के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, जैसे मकर संक्रांति, लोहरी। क्या होता है, कटिंग सीजन्स होते हैं ना, उसी टाइम पे हम ये सारे हमारे सोशल प्रैक्टिसेस इनके आसपास मूव करती हैं। हमारे तीज त्योहार नेचर पे बेस्ड होते हैं। तो आप सोशली करिए, कल्चरली हमें ये कैसे कैसे, सांस्कृतिक स्तर पे ये हमें कैसे इफेक्ट करता है। तो आपने सुना होगा एक बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में। राजस्थान और आसपास के एरियो में कम्युनिटी होती है बिश्नोई कम्युनिटी। इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो नेचर के अलोंग होती हैं। इनका ये बॉन्डेड होते हैं नेचर के साथ। हम्म, आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि जब सलमान खान ने ब्लैक बक को किल किया था, तो जो केस जिस कम्युनिटी ने डाला था वहाँ पर जोधपुर कोर्ट में, वो यही कम्युनिटी लड़ रही थी। और इसका हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल आता है कि बहुत पहले द किंग ऑफ आई थिंक जोधपुर और बीकानेर के राजा ने वहाँ पे पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। तो चिपकू आंदोलन के बहुत पहले उस टाइम पे इस कम्युनिटी ने वहाँ पे चिपकू आंदोलन टाइप का ही किया था कि वो मरने को तैयार थे, लेकिन दे डोंट वांट कि ट्री को काटा जाए। तो कल्चरली कितना सिग्निफिकेंस है इसका। सेकंड, सेक्रेड ग्रुप्स का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा। सेक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं, अगर आप पढ़ोगे तो ये जितने भी प्रोटेक्टेड एरिया है हमारी कंट्री में, चाहे वो नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, उन सब में जहाँ सबसे अच्छा, जहाँ पे नेचर है या जहाँ जहाँ पे सबसे अच्छी प्रोटेक्शन है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है नेचर, वो सेक्रेड ग्रुप्स हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, और ये किसी भी लॉ से ना प्रोटेक्टेड नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ, आप कटिंग करोगे या कोई चीज़ कर लोगे तो उसके लिए आप पीनलाइज नहीं करेगी गवर्नमेंट आपको। बट नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, वहाँ पर रोक होती है। तो फिर ऐसा क्यों है कि सेक्रेड ग्रुप्स में सबसे अच्छा है? क्यों? क्योंकि जो लोग हैं ना, इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके रखते हैं। उनके लिए ये एरिया कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कम्युनिटी है वहाँ की, वो कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती है इस एरिया को। दैट्स वाई जो सेक्रेड ग्रुप्स हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित है। तो ये हमने जान लिया इसका सांस्कृतिक, इसका क्या क्या प्रभाव है, कल्चरली क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो हमने पहले टॉपिक में जान लिया आज के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या नेचर है और सतत विकास का क्या 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 नेचर होता है। दूसरे में हमने जाना कि हमें इन्वायरमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो हमने कुछ सब टॉपिक्स के अंदर जाना कि पहले तो ये जीवन के लिए, जीवन का पर्याय यही है कि प्री रिक्वेस्ट है फॉर लाइफ। इकोनॉमिक्स में जाना कि हमने ये रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है, टूरिज्म इंडस्ट्री इसके बेसिस बेस्ड होती है, कई सारी इंडस्ट्रीज इसी के आसपास घूमती है। सोशल प्रैक्टिसेस में क्या है, कल्चरल इसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। अब हम थर्ड टॉपिक इसमें देखेंगे, सब टॉपिक 3 बॉडी के अंदर सब टॉपिक 3 को हम जानेंगे कि इग्नोरेंस क्यों है। इग्नो ठीक है, अब हमने जान लिया इतना इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट, तो फिर भी हम इसके इग्नोर क्यों करते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज डिनाइल में क्यों रहते हैं। डिनाइल का मतलब, क्लाइमेट चेंज डिनाइल का मतलब कि मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम्म अगर आप बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप, वो पेरिस डील से निकल गए थे, ही इज़ अ क्लाइमेट चेंज डिनायर। आप उनके कई सारी स्पीसीज देखेंगे तो वो क्लाइमेट चेंज डिनाइल करते हैं कि जैसे उनका एक फेमस कोट है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट और इलीट क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसका कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है।
तो वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल पर्सन है वो इस तरीके की सोच में है। तो आप जान सकते हैं कि आम जनता पे क्या ही पड़ रहा होगा। तो क्यों है ये इग्नोरेंस, क्या है? क्योंकि हमें किसी भी कॉस्ट पे ना ग्रोथ चाहिए, किसी भी कॉस्ट पे कुछ भी हो जाए, बट जीडीपी ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। वोट भी सीधे इसी पे दे देते हो ना, 7% से इंक्रीज हो रहा है, 7.2 से हो रहा है, 7.8 से हो रहा है। हम्म कभी जीएचपी का कॉन्सेप्ट सुना है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्टिविटी? उसकी हमारे यहाँ बात नहीं होती, वो भूटान का एक है। तो उससे नहीं है। हमें हंगर कितना है, क्या रैंक है हमारी हंगर में? अराउंड 121। पॉवर्टी कितनी है? बट वी सी द नंबर्स एंड वी वोट अकॉर्डिंगली। तो मतलब कहने का मतलब क्या, हमें किसी भी कॉस्ट पे ना ग्रोथ चाहिए। दूसरा कंज्यूमरिज्म माइंडसेट, जो कि मैंने बताया आपको अभी, कि जितना ज़्यादा कंज्यूम कर लो, जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, उतने ज़्यादा आप खुश हैं। हैप्पीनेस इक्वल टू मोर कंजम्पशन। तो एक ये माइंडसेट है। तीसरा, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है, बहुत तेज पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ से क्या हो रहा है कि नाउ हमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने पड़ रहे हैं, बहुत इंक्रीज अमाउंट में हमें रिसोर्सेज को यूज करना पड़ रहा है। तो हम उस अपने करंट के जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सस्टेन करने के लिए हम रिसोर्सेज को यूज करे जा रहे हैं। तो एक रीज़न ये हो गया। अब एक डेवलपमेंट डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कि या तो आप विकास कर लो, प्रोटेक्शन, या इन्वायरमेंट को आप सेव कर लो। विकास करोगे तो इन्वायरमेंट डायलेमा, तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करोगे तो डेवलपमेंट को नुकसान होगा। तो एक पैराडॉक्स है ये। तो इस पैराडॉक्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? तो इसके एक कौन सा बताता हूँ आपको, डोनट इकोनॉमिक्स होती है। डोनट सुना है ना? डोनट क्या होता है? या बड़ा इकोनॉमिक्स कह लो। इडली बड़ा होता है ना, जैसा उसका शेप होता है, कि अंदर एक ये, बाहर एक ये। हम्म, अब आप ऐसे मान के चलो कि ये दो लेवल हैं विकास करने के। अगर इससे ज़्यादा हमने रिसोर्सेस यूज किए, या इससे ज़्यादा हमने तेज गति से विकास करा, तो हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लग जाएगा, यानी हमारे क्षति पहुंचने लग जाएगी हमारे इन्वायरमेंट को। और अगर हमने इससे ये जो है कि मिनिमम इतनी तो स्पीड से हमें, या इतने रिसोर्सेज को तो हमें यूज ही करना पड़ेगा। अगर हम इतना नहीं करेंगे तो जो डेवलपमेंट है, जो बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो ये जो हमारे पास जो बचता है, ये सेक्शन, इसमें जब हम विकास करेंगे तो ये सतत विकास में आता है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। तो इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस गति से और किस स्तर पे अपने रिसोर्सेज को यूज करना है। अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो हंगर वैसे भी बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। उसको कैसे आप टैकल करोगे? तो वो आपको विकास तो चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही चाहिए। हम्म लेकिन अगर हम बिल्कुल अंधे होकर उसको यूज करते चले जाएंगे तो फिर हम अपने इन्वायरमेंट को डिग्रेड करना चालू कर देंगे। तो इसके बीच में जो विकास करते हैं उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इस इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं डोनट इकोनॉमिक्स। ठीक है। हम्म, अब अब लास्ट में हम जान लेते हैं कि कॉमन पीपल की इग्नोरेंस, कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है
कि जो चीज़ हमें दूर दिखती है ना, हमें लगता है कि अभी दूर है, उसके लिए हम परेशान नहीं होते, हम इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए परेशान होते हैं। जैसे आप खुद, कि एग्ज़ाम अगर 4 महीने दूर है तो आप घूमोगे भी, फिरोगे भी, करोगे भी, लेकिन वही 4 दिन बचेंगे तो आपको लगेगा कि अब मैं सब पढ़ लूँगा 4 दिन में, आप लग जाओगे। तो आप, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी होती है कि इमीडिएट जो प्रॉब्लम है, जो सामने जो हमें प्रॉब्लम दिख रही है, उसका सॉल्यूशन करना चाहती है। जो हमें लगता है ये प्रॉब्लम दूर की है तो हम उसको छोड़ देते हैं। फिर वही बात आ जाती है कि ये भी एक तरीके का क्लाइमेट चेंज डिनाइल है। कि हमें लग नहीं रहा है कि अभी अभी कुछ होगा, अच्छा नेक्स्ट जनरेशन में होगा, अच्छा वो नेक्स्ट जनरेशन वाले देखेंगे। बट जरूरी नहीं है वो अभी 2030 तक ही। अभी हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। और हर साल आप देख, न्यूज पढ़ना, हर दूसरे साल का अब जो साल आता है वो फिर एक न्यूज़ आ जाती है कि इस डिकेड का ये सबसे गर्म ईयर था। तो हमें कंटिन्यू दिख रहा है हमारे सामने, जो एंटार्क्टिका है उसके बर्फ को पिघलने की गति बढ़ चुकी है, ओशियंस लेवल में राइज हो रहा है। जो हमारे कोरल आइलैंड्स हैं जितने, वो डूबने लग गए हैं। जैसे एक काफ़ी छोटा सा आइलैंड, आई थिंक बनाटू है, या हम्म, ये पपुआ न्यू गिनी जो आइलैंड्स हैं वहाँ पे, देयर इज़ अ आइलैंड कंट्री, आई डोंट रिमेम्बर इट्स नेम। वो वहाँ वो इतना डूब चुका है वो आइलैंड, ये अभी अभी चल रहा है ये। वो आइलैंड पूरी तरीके से डूब चुका है, वहाँ के लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर गए। तो ये हमारे सामने हो रहा है, बट इग्नोर है, हम इन प्रॉब्लम्स को, हमें नहीं पता है, यानी अवेयरनेस नहीं है, जानते ही नहीं है हम। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हम इग्नोर करते हैं अपने क्लाइमेट्स को। ठीक है, तो हमने दूसरा सब टॉपिक डिस्कस कर लिया। थर्ड सब टॉपिक विल बी कि अब इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या पड़ेंगे। ठीक है, इनको आप, मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। जब आप लिखेंगे तो आपका काम है इनको नेशनल, सोसाइटल, इंडिविजुअल, अलग अलग स्तर पे आप जब खुद से लिखेंगे तब लिखेंगे। तो क्या क्या होगा, सबसे पहले तो क्या होगा कि भाई पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, गरीबी बढ़ जाएगी। ठीक है, गरीबी बढ़ी, गरीबी बढ़ेगी तो क्या होगा, असमानता इंक्रीज हो जाएगी, असमानता इंक्रीज होगी। हम्म क्या होगा, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, लो HDI। अब जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ जाना, इनकम का कम हो जाना, क्लाइमेट रिफ्यूजीज, डिस्प्लेसमेंट होना, मतलब क्लाइमेट खराब होने की वजह से एक जगह से दूसरी जगह लोगों को चेंज करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो जैसे एक तरीके के रिफ्यूजीज होते हैं जो आतंकवाद से परेशान होकर कहीं पे जाके रिफ्यूज ले रहे हैं, ऐसे ही होते हैं कि क्लाइमेट वहाँ पर इतना खराब हो चुका है कि अब वहाँ के लोग वहाँ से छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, तो जो उस कंट्री के लोग हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज है। तो HDI हमारा कम हो जाना, इससे क्या होगा, फूड सिक्योरिटी जो है हमारी, ये इम्पैक्ट होगी। हम्म, कैसे, क्लाइमेट चेंज होगा, मानसून में एनॉमलीज आएंगी, मतलब मानसून टाइम से नहीं आएगा, एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होगा, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होगा, फूड सिक्योरिटी इम्पैक्ट होगी। हम्म ठीक है, फूड सिक्योरिटी, इसे आ गया एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होगा। और क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, यानी प्रजातियों को हम, स्पीसीज को हम खोना स्टार्ट कर देंगे। जब बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो क्या होगा, जो फूड वेब है नेचर की, फूड चेन है, वही इम्पैक्ट हो जाएगी। हम्म तो हमारे वैसे भी रिसोर्सेज भी कम हो जाएंगे और सब कुछ इम्पैक्ट होगा। एक, सॉरी थोड़ा हम टॉपिक से अलग चल के बात कर रहे हैं। एक होता है बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट क्या होता है कि दुनिया में किसी भी कोने में कुछ चेंजेस जो होते हैं, हमारा जो ओवरऑल जो हमारी जलवायु है, जो हमारा क्लाइमेट है, वो इस बेसिस पे है
कि कहीं पे भी दुनिया में चेंजेस होंगे ना, उसका इम्पैक्ट ना पूरी दुनिया पे कहीं ना कहीं आएगा। हम्म तो जैसे इसका एग्जांपल हम देते हैं, एल नीनो आता है। हम्म एल नीनो होता है। एल नीनो कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया और पेरू के कोस्ट के वहां पे। वार्मर, जो हमारा पानी जो होता है, जो हमारा जो हमारी इक्वेटोरियल करंट जो है, वो जो पानी को लाके इकट्ठा करती है ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे, वो रिवर्स हो जाता है। तो वो कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है ऑस्ट्रेलिया और पेरू के बीच में। बट इसका इम्पैक्ट कहाँ आता है? हमारी कंट्री इंडिया में क्या होता है? मानसून फेल हो जाता है। हम्म मानसून फेलियर हो जाता है। फिलीपींस में क्या होता है, या सॉरी इंडोनेशिया और इन वाली कंट्रीज में क्या होता है? हम्म यहाँ पे भी सूखा पड़ जाता है। हम्म ये तो ठीक है, चाइना में फ्लड्स आ जाते हैं। और जो ड्राइएस्ट, हमारा वर्ल्ड का जो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ना, आटाकामा, आटाकामा में बारिश होने लगती है। आटाकामा में रेन होने लगती है। तो देख रहे हो, एक फिनोमिना है वर्ल्ड का, वो ऑल अराउंड द ग्लोब इम्पैक्ट डाल रहा है। तो अगर कोई भी हम लॉस करेंगे ना बायोडाइवर्सिटी का कहीं पे भी, और हमने अभी क्या जाना था कि आईयूसीएन क्या बोल रहा है, अराउंड हम इस सेंचुरी के अंदर में 20% बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर देंगे। 20% बायोडाइवर्सिटी का हमारा लॉस हो जाएगा। तो जब इतने छोटे इम्पैक्ट से, इतने छोटी प्रोसेस से, चेंज होने से वर्ल्ड पे इतना इम्पैक्ट आ सकता है, तो आप पोटेंशियल समझिए कि इसके बाद आपको लग रहा है क्या सर्वाइवल रहेगा लाइफ का? मुश्किल है। सर्वाइवल ऑफ लाइफ ही सर्वाइवल ऑफ लाइफ ही मुश्किल हो जाएगी। तो एक ये कॉन्सिक्वेंस हो गया। आगे इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि लॉस ऑफ मैन आवर्स, ठीक, प्रोडक्टिव आवर्स, ठीक। जो हम काम करते हैं ना, वो प्रोडक्टिव जो हमारे आवर्स होते हैं, जो हमारी वर्कफोर्स के, वो इम्पैक्ट होते हैं। तो आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ ने अब अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इंडिया जो है ना, हीट स्ट्रेसेस के कारण, जो हमारे क्लाइमेट चेंज से अब जो हीट इंक्रीज हुए, हीट स्ट्रेसेस के कारण 6% ऑफ अपने टोटल जो वर्किंग आवर्स हैं हमारी पूरी कंट्री का, उसका 6% वर्किंग आवर्स को हम लॉस कर देते हैं। और इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, जो हम ये लॉस करते हैं? इसकी मॉनेटरी वैल्यू यानी पैसे में हम पर ईयर अराउंड डॉलर 40,000 मिलियन को, इतना पैसा हम लॉस करते हैं। ये हमारे बजट से ज़्यादा है। अराउंड 40,000 मिलियन डॉलर्स पर ईयर हम सिर्फ क्लाइमेट चेंज का जो हीट स्ट्रेच का इम्पैक्ट है, उससे हम लॉस कर रहे हैं 40,000 मिलियन डॉलर्स। अब हम डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड, क्या क्या किया जा सकता है अब। ये अगला सब टॉपिक है हमारा, वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो अवेयरनेस को बढ़ाना है, जिससे हमको ये क्लाइमेट चेंज डिनाइल जो है कि ये हो ही नहीं रहा है, इसको रिजेक्ट, इसको टोटली रिजेक्शन चाहिए। रिजेक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज डिनाई, फर्स्ट। सेकंड, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर
पे प्रिंसिपल। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल क्या होता है कि जहां पे जिसने पॉल्यूशन किया है, यानी जिसने नुकसान कराया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, या तो पैसे दे के उसको वो करे, या वो पेड़ लगवा सकता है, या कैंपा में पैसे दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ कैंपा का है कि अगर आपने इस अमाउंट के पेड़ काटे हैं तो आप कैंपा फंड के अंदर इतने पैसे दे दो। अब वो कैंपा फंड जो होगा ना, उसका यूज हो जाएगा ट्री प्लांटेशन में। तो इसका पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को और बढ़ाना है हमें, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमको तय करनी है। इन कैलकुलेटिंग इन कैलकु क्लाइमेट वैल्यूज, जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही क्लाइमेट वैल्यूज के बारे में सिखाना। जैसे कि अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो लाइट को स्विच ऑफ करिए, बाहर निकल रहे हो फैन को ऑफ करिए। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये बच्चों को छोटे से ही स्कूल करिकुलम से ही सिखाना स्टार्ट कर दे। तो कि स्मॉल चेंज क्या होगा, स्मॉल चेंज एवरीवेयर, स्मॉल चेंज एवरीवेयर इज रेवोल्यूशन। हम थोड़े थोड़े चेंजेस कर दें हर जगह पे तो ओवरऑल रिजल्ट एक रेवोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। जो करंट हमारी प्रॉब्लम है वो चेंज करी जा सकती है। तो इस तरीके की वैल्यूज को लाना। और क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, जिससे पॉल्यूशन कम हो। तो ऐसे काम करना कि जिससे हमारा जो क्लाइमेट फुटप्रिंट है, क्लाइमेट फुटप्रिंट क्या है कि हम कितना, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ह्यूमन बीइंग कितना इन्वायरमेंट को या क्लाइमेट को चेंज में सॉरी कोई भी व्यक्ति या कोई भी एक्टिविटी क्लाइमेट को कितना इम्पैक्ट कर रही है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट फुटप्रिंट। तो क्लाइमेट फुटप्रिंट को चेंज करना है हमें अपने क्लाइमेट हैंडप्रिंट से। क्लाइमेट हैंडप्रिंट क्या है कि आप कितना क्लाइमेट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं। कैसे, जैसे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप मान लो आप पर्सनल कार से जाते तो आप ज़्यादा पॉल्यूशन करते, तो आपने कितना केजी टर्म ऑफ CO2 इमिशन को कम करा, वो आपका क्लाइमेट हैंडप्रिंट है। तो हमें कार्बन फुटप्रिंट की जगह अपने कार्बन हैंडप्रिंट पे ध्यान देना है। तो ये किया जा सकता है। और क्या करा जा सकता है कि जो डिसीजन मेकिंग हो ना, वो डाउन अप अप्रोच पे हो। डाउन अप अप्रोच क्या है, क्लाइमेट की जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से हो, वो डाउन अप अप्रोच हो, यानी ग्राउंड लेवल पे चेंजेस होने चाहिए। तो आप देखोगे जितना इवन UN की भी जितनी भी वो हमारी पॉलिसीज हैं, वो सब टॉप डाउन अप्रोच पे है। मतलब हाँ, यहाँ से UN ने बता दिया इतना कम करना है, वो कंट्री इतना करेगी, ये कंट्री इतना करेगी, ये टॉप डाउन है, इसीलिए ये अप्रोच कभी काम नहीं करता है। अच्छा ये बताओ कौन सा ऐसा एक ही है सिर्फ UN का जो डाउन अप अप्रोच पे बेस्ड है, एक ही पॉलिसी है UN का, UN डेजर्टिफिकेशन पे जो हमारी पॉलिसी है, डेजर्टिफिकेशन पे UN की जो है, रियो समिट 1992 में जो हमने बनाई थी, तो सिर्फ डेजर्टिफिकेशन वाली है ना, ये डाउन अप अप्रोच पे है कि हाँ लोकल लेवल पर यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स इतना रोकेंगी, उनके गोल्स लोकल के होंगे, लोकल गोल को एक्यूमुलेट करके नेशनल गोल्स होते हैं, नेशनल गोल को एक्यूमुलेट करके इंटरनेशनल गोल होता है।
तो सिर्फ डाउन अप अप्रोच किसका है? डेजर्टिफिकेशन का। बाकी इवन यूएन की भी जितनी पॉलिसीज है ना वो टॉप डाउन अप्रोच पे। हम्म, तो हमें डाउन अप अप्रोच चाहिए। तो क्या है, हमें इंक्रीज करना पड़ेगा रोल किसका? लोकल गवर्नमेंट्स का। हम्म, इनको ज्यादा से ज्यादा पावर देनी होगी। एनजीओस का रोल को इंक्रीज करना। हम्म, और क्या कर सकते हैं? कम्युनिटी के रोल को बढ़ाना, यानी सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है? समाज जो फॉरेस्ट्री करता है। हम्म, एक सामाजिक कम्युनिटी से मिलके, यानी फॉरेस्ट्री फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों द्वारा, लोगों की, लोगों के लिए। ऐसी जो फॉरेस्ट्री होती है उसको हम कहते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। इस तरीके करना। और पॉलिसीज लेवल पे प्रोएक्टिव पॉलिसीज को फॉर्मेट करना। प्रोएक्टिव पॉलिसीज रादर रिएक्टिव पॉलिसीज। ये क्या कि जब हो गई दिक्कत, प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके बाद हम पॉलिसीज बना रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज इज इरिवर्सिबल इन नेचर, फिर पॉलिसीज का फायदा नहीं है। पहले से हमें सोचना है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं, फिर उस बेसिस पे पॉलिसीज को क्रिएट करना। तो प्रोएक्टिव पॉलिसीज की फॉर्मेशन करना। तो ये इस तरीके से ये हमारे हो गए वे फॉरवर्ड में। और इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, पूरे दुनिया की कॉपरेशन की जरूरत है, क्योंकि एक सिंगल जो कंट्री है ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का पर्सपेक्टिव में हमेशा लड़ाई रहती है वहाँ पे ना। जब भी आप करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि इस बात पे इंडिया नहीं माना, चाइना नहीं माना, या ब्रिक्स नेशन नहीं माने, और डेवलप कंट्रीज कह रही हैं कि नहीं ये वाला प्रिंसिपल यूज होगा। तो वो प्रॉब्लम क्यों है? तो जो डेवलप्ड कंट्रीज कहती हैं कि ये तो सबकी प्रॉब्लम है, आप हम सब मिलके कम करेंगे तो आप भी जिम्मेदारी लो। हम $100 बिलियन देने का वो ले रहे हैं तो आप भी इतना करो, एनडीसीज को इतने जमा करो। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका कहना क्या है कि आपकी वजह से ही क्लाइमेट चेंज हुआ। आपने उस टाइम पे फ्रूट्स ले लिए जब आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, खूब आपने पॉल्यूशन फैला लिया, सब कर लिया। जब आप एक सरकम थ्रेशोल्ड को पार कर गए, आप पहुंच गए उस जगह पे, इसके बाद आप कह रहे हो कि अब आप मत करो। वो कह रहे हैं हमें भी डेवलप होना है। तो पर्टिकुलर हमने डोनट इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना कि हमें इतना तो भाई डेवलपमेंट करना होगा। तो इस ये सारे जो चीजें इनसे ऊपर उठ के हमें काम करना होगा। लास्ट कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन हमने डिस्कस कर ही लिया था। हम्म कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्यों इंपॉर्टेंस है, फिर लास्ट में देना कि फ्यूचर कैसे है, होपफुल है, जो 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 हमने समराइज करना है यहाँ पे। और फिर जो जो हमने वे फॉरवर्ड में चीज़ें बताई उसमें से पॉजिटिव्स को निकाल के, और लास्ट में इस कोट के साथ हम इसको अपने ऐसे को एंड करेंगे। तो दैट वाज आवर ऐसे। अब इतना जो हमने जाना है इसको समझा है, हाँ? तो आप इस ऐसे पे लिखिए अपना ऐसे। अब इसको आप ये जो हमने इतना डिस्कस करा है इन सबको एक्यूमुलेट करके अपने वर्ड्स में इस बेसिस पे आप लिखने की कोशिश कीजिए कि दैट इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी फॉरगेट्स इट्स सर्वाइवल। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवता अपना अस्तित्व भूल जाती है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।